मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हमने एक और लास्ट वीडियो है ये बनाया है। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर जो भी सैंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको हम जो है यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस वीडियो में जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट उस टॉपिक को भी यहाँ पढ़ेंगे और इसी में हम जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग उसको ही पढ़ेंगे। और हीटिंग इफेक्ट के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसका फॉर्मूला H=I²RT, उस पे बेस्ड सैंपल प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सैंपल प्रॉब्लम स्टार्टिंग करते हैं सैंपल प्रॉब्लम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए तो देखिए ए रेफ्रिजरेटर हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट्स ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। यानी कि एक रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, जो कि ऑपरेट हो रहा है, चल रहा है, जो 350 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे चलाया जा रहा है। ये कह रहा है हमसे कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर ए मंथ। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है जब ये जो रेफ्रिजरेटर है जब पूरे एक महीने 30 दिन तक ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है इसको। इसके बाद कह रहा है कि द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 3.40 पर किलोवाट आवर, यानी 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 3.40 रुपये। तब आपको निकालनी है इस रेफ्रिजरेटर के द्वारा जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी उसकी कॉस्ट निकालनी है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए पावर आपको दे रखी 350 वाट, इसको किलोवाट में चेंज कर लेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे 0.35 किलोवाट। टाइम दे रखा है 10 आवर्स, एक दिन का। हमको कितने का करना है 30 दिन का, तो 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 300 आवर्स। अब हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो E बराबर होता है पावर किलोवाट में टाइम आवर में, लगा देंगे। तो पावर कितनी है 0.35 और इनटू टाइम, ये लगाने के बाद टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 105 किलोवाट आवर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी रेफ्रिजरेटर के द्वारा एक महीने में। अब इसकी कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम क्या करेंगे, टोटल जो kWh में दे रखी है किलोवाट आवर में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट कितनी है, तो 105 कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी 357, यानी 357 रुपये। यानी कि ये एक महीने तक जब ऑपरेट होगा ये रेफ्रिजरेटर, तो ये जो है 357 रुपये का बिल बना के तैयार करेगा। तो इसी तरह की और अदर सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए देखो इसी प्रकार जो है सेकंड सैंपल प्रॉब्लम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर हम जो करेंगे। तो देखिए समझते हैं पहले इसको कि दे क्या रखा है और क्या हमें निकालना है। ये सारे पहले समझते हैं पूरी क्वेश्चन को पढ़ के, और उसके बाद जो है गिवन को लिखेंगे और गिवन के बाद क्या क्या चीज़ हमें निकालनी है वो सारी चीज़ हम जो है अभी कर लेंगे। पहले देखो पढ़ते हैं क्या है। देखो ए बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट। एक बल्ब है उस पर क्लियर लिखा हुआ है 200 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 200 वोल्ट है और पावर उसकी 100 वाट, इतनी पावर ले रहा है। तभी कह रहा है व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि अगर इस तरह की 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर, इस तरह के अगर 5 बल्ब लगातार इसी प्रकार जलते रहे, तो देखिए व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो जब 4 घंटे तक इस तरह के 5 बल्ब जलेंगे तो उनके द्वारा कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्यय होगी, व्यय होगी। कंज्यूम मतलब व्यय होगा। तो आगे कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज 4.60 पर यूनिट, यानी कि आपको कॉस्ट भी निकालनी है जिसमें एक यूनिट की कॉस्ट कह रहा है 4.60। तो देखिए पावर दे रखा है 100 वाट, वोल्टेज आपको दे रखे हैं 200 और उसके बाद रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो हम पावर फार्मूला यूज करेंगे जिसमें PVR एक पावर का फार्मूला होता है, P बराबर V²/R। तो R को यहाँ ले आएंगे, P को इधर ले जाएंगे, तो R हो जाएगा V²/, वैल्यू पुट कर देंगे V की, ये आपने वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद में आपने R कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 400।
यानी आपने जो है आर कैलकुलेट कर दिया, वो आ गया हमारा 400। अब ये आपका रेसिस्टेंस निकल के आ गया क्लियर। अब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए आपको ये सारी चीज़ दे रखी है, नंबर ऑफ बल्ब दे रखे हैं आपको 5 और टाइम दे रखा है 4 आवर्स। तो देखिए अब नीचे देखेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम जो होगी इन 5 बल्बों के द्वारा वो निकालेंगे। तो ई बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ बल्ब पावर किलोवाट में टाइम आवर में, इनका मतलब नंबर ऑफ बल्ब। तो नंबर ऑफ बल्ब 5 है, पावर 100 थी, किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड करेंगे और इनटू कितने घंटे चला जा रहा है, 4 घंटे, 4 आवर। इसके बाद हमने टोटल कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आ गया 2 किलोवाट आवर, यानी कि 2 किलोवाट आवर या 2 यूनिट की बात है, इसको यूनिट भी बोल सकते हैं आप, 2 यूनिट्स। इसके बाद क्या करेंगे हम, पूछ रहा है हमसे टोटल कॉस्ट। ये तो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम आ गई 2 किलोवाट आवर या 2 यूनिट। अब हम टोटल कॉस्ट निकालें यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टोटल कॉस्ट क्या होगी, 1 यूनिट की कॉस्ट है 4.60, तो 2 यूनिट कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी 9 रुपये 20 पैसे या 9.20 रुपीज़, इतनी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और स्टेप वाइज हमने सारी चीज़ समझी और आसानी से निकल के आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं करीबन 4 नंबर में। 2018 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मैंने 19 में भी इस तरह का क्वेश्चन देखा था और इस साल भी एक क्वेश्चन है इस तरह का। तो आप जो है जरूर करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स ज़्यादा वो फोकस करता है और ज़्यादातर पूछता है। तो देखिए एक और प्रॉब्लम इस पर देखते हैं। तो इसी प्रकार जो है थर्ड सैम्पल प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बेस्ड देखते हैं। तो देखिए ए 2 किलोवाट हीटर, ए 200 वाट टीवी and 300 watt lamps all are switched on from 6 pm to 10 pm। मतलब एक 2 किलोवाट का हीटर, एक 200 वाट की टीवी और 300 वाट के बल्ब 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्विच ऑन रहते हैं, चालू रहते हैं। तब ये कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कि जबकि 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट है 5.50, 5.5 रुपये। तो देखिए टाइम तो हो जाएगा 6 से 10 के बीच 4 आवर, तो टाइम तो हमारा हो गया 4 आवर्स। अगर हम पावर देखें, मान लेते हैं पावर हीटर की P1 बराबर 2 किलोवाट और पावर टीवी की P2 बराबर 200 वाट, किलोवाट से निकलेंगे 0.2 किलोवाट। पावर 3 बल्ब की कितनी हो जाएगी, एक बल्ब की 100 है तो 300 की 3 की कितनी हो जाएगी 300 वाट, 100 किलोवाट में चेंज करें तो 0.3 किलोवाट। टोटल पावर अगर निकालें इन तीनों की जोड़ करके तो P1 प्लस P2 प्लस P3 जोड़ने के बाद आ जाएगा 2.5 किलोवाट। अब टाइम टेकन हमारे पास 4 आवर है ही। अगर अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी E = P किलोवाट में टाइम आवर में मल्टीप्लाई करके, तो 2.5 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 10 किलोवाट आवर। जबकि आपको 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट दे रखी है 5.50, तो टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम जो है निकाल लेंगे 10 मल्टीप्लाई 5.50, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 55 रुपीज़। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको किया और समझा और उसके बाद में हमने इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसमें हमें कैलकुलेट करनी वो भी कैलकुलेट करी और हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो व्यय हुई है 5.50 पर किलोवाट के आवर से उसकी टोटल कॉस्ट भी निकाली। तो इस तरह से जो है हम सैम्पल प्रॉब्लम कर सकते हैं। मैं आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। आप जो है इस तरह की सैम्पल प्रॉब्लम को अपनी टेक्स्ट बुक से करेंगे। देखिए अभी हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे अभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो देखिए अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम समझेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर में अगर हम करंट फ्लो कराएं और करंट फ्लो कराने के बाद में वो हीट प्रोड्यूस करने लगे तो उसकी ये टेंडेंसी या उसका ये इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट कहलाएगा। तो देखिए मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। हीटिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो भी हम कंडक्टिंग वायर लेते हैं उसका रेजिस्टेंस हाई रखते हैं। हाई रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को अपने पास होल्ड करेगा, यानी कि आगे जाने से रोकेगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा करंट होल्ड करेगा तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, यानी रेड आउट हो जाएगा वो। और जब रेड आउट हो जाएगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जब हीट प्रोड्यूस करेगा तो उसका यही हीट प्रोड्यूस करने का इफेक्ट ही कहलाएगा हीटिंग इफेक्ट।
और किसकी वजह से प्रोड्यूस कर रहा है? करंट की वजह से। इसलिए पूरा हेडिंग बन जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसको समझते हैं डेफिनेशन के द्वारा। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है ए हाई रेसिस्टेंस वायर, एक ऐसे वायर से जिसका रेजिस्टेंस हाई है। जैसे हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायरों में ज़्यादातर यूज में लिया जाता है नाइक्रोम का वायर, लाइक नाइक्रोम वायर। द रेसिस्टेंस वायर बिकम्स वेरी हॉट, और जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो ये हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है और क्या करने लगता है? एंड प्रोड्यूसेस हीट, और हीट उत्पन्न करने लगता है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तब हम इस इफेक्ट को बोलते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आया? तो इस कंडक्टर से जो हीट आपकी प्रोड्यूस हुई है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जैसे H क्या है यहाँ पे? हीट प्रोड्यूस बाय द वायर, जो वायर आपने लिया है जिसका रेजिस्टेंस हाई है उसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाली हीट ऐसे नोट करते हैं। I बराबर इलेक्ट्रिक करंट जो हमने उस कंडक्टिंग वायर में पास कराया है, और R का मतलब है उस वायर का रेसिस्टेंस, और T का मतलब है टाइम, जितने समय तक आप उसमें करंट फ्लो करा रहे हैं वो समय। समझ में आया होगा ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नीचे देखें जरा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जूल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये जो टॉपिक है ना, ये 2018 में पूछ लिया गया था और बच्चे अक्सर करके इसको इग्नोर करते हैं, और मैं आपसे कहूँगा कि आप इग्नोर ना करें। CBSE में 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एक्सप्लेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, 2 मार्क्स का था। तो देखिए यहाँ आप ढंग से समझें, कुछ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोर्ड में, जो उसके दिमाग में आता है वही वो पूछता है। देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को पढ़ते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि ये लॉ ये कहता है कि जो वायर में हीट प्रोड्यूस हुई है वो किस किस के प्रोपोर्शनल होती है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर ऑफ द करंट, यानी कि करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो हीट प्रोड्यूस होती है उस वायर के द्वारा। और दूसरा रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, यानी आर रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एच इज प्रोपोर्शनल टू आर। और थर्ड, जितने समय तक हमने उसमें करंट पास कराया उस समय की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी एच इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो आपकी समझ में आ गया होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो कंडक्टिंग वायर है जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाली हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टिंग वायर से पास होने वाले करंट के स्क्वायर के, और उस कंडक्टिंग वायर के रेसिस्टेंस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जितने समय तक उसमें हम करंट पास करा रहे हैं उसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को समझा। अब जो है एक दो प्रॉब्लम देखते हैं हम, हीट प्रोड्यूस जो होती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं, और एप्लीकेशन की बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, मतलब कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। तो देखिए एप्लीकेशंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की कुछ एप्लीकेशन है जहाँ इसका प्रयोग करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट का। जैसे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारी प्रेस होती है घरों में तो हीट प्रोड्यूस करती है जब तो प्रेस होती है। ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब आप खड़े रहिए थोड़ी देर, बल्ब काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक हीटर जो हमारे घरों में होता है काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है। ऐसी रूम हीटर है। तो ये सब एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की, यानी कि ये करंट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं और जो है ये हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये तो कुछ एप्लीकेशन थी। इसके बाद में हीट प्रोड्यूस जो होती है उसको कैलकुलेट करने के पर्पज से हम एक सैंपल प्रॉब्लम समझेंगे। जो कि क्वेश्चन है हमारे पास में, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 coulombs of charge is transferred in 1 hour through a potential difference of 50 volts। ये कह रहा है कि आपको हीट प्रोड्यूस को कैलकुलेट करना है जब 96,000 कूलम चार्ज जो है ट्रांसफर होता है, किससे? 1 घंटे तक ट्रांसफर होता है किसी कंडक्टर से, और इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो है 50 वोल्ट। तो देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्यू आपको दे रखा है 96,000, टी दे रखा है 1 आवर, तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिए तो 3600 सेकंड्स आ जाएंगे, 3600 सेकंड्स। वोल्टेज आपको दे रखा है 50 वोल्ट, ये हमने लिख लिया। तो हमें पता है करंट बराबर आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, तो हमने करंट को कैलकुलेट किया, करंट आ गया हमारा 26.67 एम्पियर।
इसके बाद रेजिस्टेंस निकाले हम तो ये आ जाएगा V/I। V हमारे पास में है 50 वोल्ट है और I की वैल्यू 26.67, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा R 1.87 ओम। उसके बाद हीट प्रोड्यूस को कैलकुलेट करें तो फार्मूला हमारे पास हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं लिखा दिया था ऊपर आपको, H=I²RT। तो ये वैल्यू पुट करेंगे I की 26.67 का होल स्क्वायर इंटू 1.87 रेजिस्टेंस है और ये हमारा टाइम T है 3600। इस प्रकार हमने ये पूरा कैलकुलेट किया तो हमारा H आ गया निकल के इतना जूल में, तो इसको किलो जूल में चेंज करें तो ये आ जाएगा 4788.4 यानी कि 4788.4 किलो जूल। इस तरह से हम जो है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर सैंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, पूरा हमने एक्सप्लेन किया आपके सामने, और जो है अगली जो वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। तब तक के लिए जो हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। बाय।